दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एथिक्स की वीडियोस बनाई है जिनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहां जाकर कंप्लीट सीरीज देख सकते हो एथिक्स की। मैंने FTFM की भी कुछ वीडियोस बनाई है थ्योरी से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं सस्टेनेबिलिटी। मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझाना चाहूँगा सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सस्टेनेबिलिटी ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है, सस्टेन प्लस एबिलिटी। सस्टेन को बोलते हैं सर्वाइव, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, यानी किसी चीज़ को सर्वाइव करने की कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब हम इसको एथिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कि इसका जो मेनली मैं बताता हूँ आपको, एक जो बुक के अंदर लैंग्वेज है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर। ठीक है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी चाहिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन दैट एक्सटेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। हमें उस एक्सटेंट तक उसको यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है इसका भी काम हो जाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज रह जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमारा यूज़ है सिर्फ उतना ही करें। ये नहीं कि हम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, ब्रश करते हैं ऐसे ही नल खुला छोड़ देते हैं और कर रहे हैं पानी वेस्ट। फिर उनका इसके अंदर व्यू क्या होता है, हम तो पानी का बिल दे रहे हैं। भाई बिल दे रहे हो लेकिन आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म भी तो कर रहे हो ना, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही लाइट जलाते हैं, एक लाइट में काम चलना होता है, 10-10 लाइटें जला लेते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है ना। ठीक है दोस्तों, उसको भी आप वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए आज के बाद अगर आप कुछ भी करें सस्टेन कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ करे तो आपको ये सोच के करना है कि मेरा भी काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मैं कुछ छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी टर्मिनोलॉजीज। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। जो भी इस चैप्टर में से एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2-3 टॉपिक और है जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं कि इसमें से आता है, क्योंकि इसमें बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि इसमें मैंने पढ़ा क्या था, क्योंकि ये सब मिलते जुलते ही लगते हैं आपस में। ठीक है, लेकिन इनके कुछ कीवर्ड हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए, अगर आपको वो सही लगे मेरे नोट्स या लैंग्वेज मेरी समझ में आ जाए या फिर मेरी राइटिंग समझ में आए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसकी एक लाइफ साइकिल, यानी कि उसके रॉ मटेरियल से लेके डिस्पोज हो तक की एक लाइफ साइकिल होती है, यानी कि जब बनाओ और जब वो डिस्पोज हुआ। ठीक है, उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो उस इम्पैक्ट की जो असेसमेंट है उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, आप इसको 2-3 लाइन बढ़ा के अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, डन। दूसरा आता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये चेक किया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए उसकी टोटल डिमांड कितनी है अर्थ के इकोसिस्टम से, यानी कि नेचर से उसको अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, जैसे कि एक इंसान है या फिर हम हैं, तुम्हें, हमें क्या चाहिए होता है, हमें जीने के लिए सांस भी चाहिए होता है, तो एक तरीके से साफ हवा मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, मतलब कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें साफ पानी चाहिए पीने के लिए। ये एक तरीके से जो टोटल असेसमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, अब आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका मतलब क्या आता है, मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली बेंचमार्किंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रीज पॉलिसीज, यानी कि जो एक कंट्री इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए जो पॉलिसीज़ फॉलो की जाती है उसको एक रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट में एक आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में उसका लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जितनी कार्बन वो प्रोड्यूस करता है उसको कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। ठीक है, कार्बन का यहाँ पर मतलब है ग्रीन हाउस गैसेज, या फिर इसको आप बोलते हो टॉक्सिक गैसेज, मतलब जितनी भी हार्मफुल गैसेज वो प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट के अंदर उसको कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। ठीक है,
वो कैसे आप देख सकते हो क्या कर रहा है, यानी वो गाड़ी चला रहा है या फिर साइकिल से जा रहा है। साइकिल से जाएगा तो वो इस तरह की गैसेस क्रिएट नहीं करेगा, कार्बन क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो गाड़ी चला रहा है और वो देखते हैं कि फिर कितनी चला रहे हैं, वो छोटी छोटी जगह भी गाड़ी लेके जा रहा है, बाइक लेके जा रहा है, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से चेक किया जाता है कि उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है एक नॉर्मल पर्सन का। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। गांव में रहने वाले लोगों का मोस्टली कम मिलता है, शहर में बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ पाता है कार्बन ऑफसेटिंग, एफर्ट टू रिड्यूस कार्बन बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस। कार्बन हमने जनरेट तो कर लिया, उसको ऑफसेटिंग यानी कि हम पेड़ लगा रहे हैं, या फिर हम अपना गाड़ी चलाना कम कर रहे हैं, या फिर पेट्रोल डीजल की गैसेस की जगह, या फिर ये सीएनजी गैसेस की जो आज के टाइम में गाड़ियाँ चल रही है उन्हें चला रहे हैं, उससे भी एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। हम उसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, इंडिविजुअल या बिजनेस क्या क्या कदम उठा रहे हैं, उसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि एक एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में। आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे ये सब चीज़ें हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे ऐसे क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। आज के टाइम में ऐसा है ही नहीं कि गर्मी के टाइम में गर्मी हो रही है या सर्दी के टाइम पर सर्दी हो रही है। हो भी रही है तो उस लेवल पर नहीं हो रही कि जो पहले हुआ करती थी। ऐसा हो जाता है गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और ऐसा हो जाता है सर्दी का टाइम में सर्दी आती ही नहीं और गर्मी जाती ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज समझाऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो शो ऐसे कर रही है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। हम सस्टेनेबिलिटी पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट का मतलब आप सभी को पता है। तो हमें डेवलप भी करना है और सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करके चलना है, तो हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। उस चीज़ को देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक तरीके से क्रक्स है इसका। बाकी आप इसको थोड़ा बढ़ा के चढ़ा के इसमें आप सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट भी ले सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में था ना, सस्टेनेबिलिटी हमने पढ़ा था, एवरीथिंग वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर। ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको। और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट तो जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी हम पढ़ चुके, कॉर्पोरेट का आप सभी को मतलब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट कोई भी अपने गोल सेट करे अपनी वैल्यू क्रिएशन के लिए, तो वो ध्यान में रखे कि वो एनवायरनमेंट को लॉस ना पहुंचाए और सोशल सिक्योरिटी भी हार्म ना हो, ठीक है। यही है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब। एज ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन द कंपनी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग की एस्पेक्ट्स। इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक कोड बनाया है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। सीम सी स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसको। ये वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन जो मुझे मेन यहाँ पर लगे ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका खुद का न्यूमोनिक कोड भी बना सकते हैं। सबसे पहला एस है, एस का वैल्यू क्रिएशन फॉर सोसाइटी। वो सोसाइटी के लिए एक वैल्यू क्रिएट करे, यानी कि उनकी हेल्पफुल हो। अगर वो अपनी वैल्यू क्रिएशन करना चाहे तो सोसाइटी की भी वैल्यू बढ़ाए, ठीक है, डन। ई एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, यानी कि वो एथिक्स भी फॉलो करे, यानी कुछ भी गलत ना करे। ये भी एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अगर उसको बनना है तो ये उसका पार्ट है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए। नेक्स्ट ई का मतलब होगा कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। एम का मतलब मार्केट फॉर ऑल, यानी उसको मोनोपोली नहीं करनी चाहिए, वो सबको कंपटीशन का मौका दे, ठीक है। CSR, वो अपनी CSR एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। C कंप्लाइंस, नेक्स्ट जो C आता है वो कंप्लाइंस, यानी कंप्लाइंस भी एक ट्रू लेटर ऑफ स्पिरिट, यानी कि सिर्फ ऑन पेपर नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में कंप्लाइंस फॉलो करे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट रोल इन इम्प्रूविंग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हमारे यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, एक तरीके से वॉलेंट्री है, और जो कंपलसरी है वो कुछ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए है, जो बड़ी है टॉप लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए उनकी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है, जो कि 2011 में MCA ने इशू की थी गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्योसेई। क्योसेई एक जैपनीज टेक्निक है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस बंदे ने इसको नहीं पढ़ा वो एकदम देख के ना ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या आ गया एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में है क्या। क्योसेई एक जैपनीज टेक्निक है, इसका मतलब है ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि हमारे अंदर एक कोऑपरेशन यानी कि मिलजुल के काम करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द कंपनी, कस्टमर, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर, यानी कि जो कंपनी से जुड़े स्टेक होल्डर है उन सब के साथ में उसकी एक अच्छी रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, यानी कि एक दूसरे की भलाई के लिए वो काम करे, ठीक है। ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और कल्चर, यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसमें, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। जो क्योसेई होता है, ये जैपनीज टेक्निक है, ये वर्ड है क्योसेई, ये मेनली 5 स्टेज में काम करते हैं। ये 5 स्टेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर आपके एग्जाम में आता है, आपको सबसे पहले क्योसेई पता होनी चाहिए, जैपनीज टेक्निक है। सेकंड, एक ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये सेकंड लाइन इसकी जो इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड है वो जो आना चाहिए इसमें। उसके बाद 5 स्टेजेस। कोई भी कंपनी अगर मिलजुल के काम करना चाहती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहती है, सबसे पहले वो इकोनॉमिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, यानी कि वो पहले आदमी को खुद भी, अगर हम हैं, अगर आज की डेट में सीएस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें दूसरे की भलाई करने से पहले सबसे पहले हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम अपनी भलाई कर सके, सीएस बन जाए। क्योंकि तब तक हम कुछ नहीं होगा, हम किसी की हेल्प क्या करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का काम है इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट इंक्रीज करें, सर्वाइवल इंश्योर करें कि लॉन्ग टर्म में चलेगी, पोजीशन इंप्रूव हो रही है उसकी मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर जब वो प्रॉफिट वगैरह अच्छे से कमाने लगे तो उसको सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी लेबर का, कोऑपरेशन विद लेबर, कि उनके डिस्प्यूट रिजोल्व करें, उनको रिवॉर्ड करें, क्योंकि जब तक वो डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होंगे कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। डन। सबसे पहले वह इकोनॉमिकल सर्वाइवल, फिर कोऑपरेशन विद लेबर। जब आप इकोनॉमिकली भी फिट हो चुके और आपने लेबर के साथ भी अच्छे रिलेशन बना ली, तो उसके बाद में आपको आउटसाइड वर्ल्ड से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, यानी कि जो हमारे स्टेक होल्डर जुड़े हैं, सप्लायर, बायर, कोई भी हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, हम किसी के साथ भी गलत ना करें, सबके साथ में कोऑपरेट होके चले, ठीक है। जब हमने बाहर भी अच्छे से कर लिया काम, हम इकोनॉमिकली फिट हो गए, हमने लेबर के साथ भी अच्छा व्यवहार कर दिया और आउटसाइड द कंपनी भी हम अच्छा है, स्टेक होल्डर के साथ भी अच्छे रिलेशन है, फिर हमें ना दुनिया में फैल जाना है, हमें पूरे वर्ल्ड के लिए काम करना है, वर्ल्ड के लिए अच्छा बनना है। ग्लोबल एक्टिविज्म, जो हम हेल्प कर सके अदर कंट्रीज़ में जाए, जो थोड़ी गरीब देश है और उसमें जाके हेल्प करें लोगों की, ठीक है। फिर इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मेक गवर्नमेंट क्योसेई पार्टनर, ठीक है। ये 5 स्टेज आप इनको याद कर सकते हो, समझ भी सकते हो, समझने की ही है ये, कि अगर हमें भी अगर सर्वाइवल करना है, पहले इकोनॉमिकली फिट होने चाहिए, उसके बाद में हमारा लेबर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, फिर हमारे बाहर होने चाहिए, और जब बाहर भी अच्छे हो गए तो हमें दुनिया में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, और दुनिया में जाने के लिए हमें गवर्नमेंट की मदद तो चाहिएगी, ठीक है। ये 5 चीज़ें क्योसेई के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन हैज़ बीन डेवलप्ड इन 1999, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है डिफाइंड टीबीएल या ट्रिपल बॉटम लाइन, तो आपको एक चीज़ 1999 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके 3 पिलर्स हैं। ट्रिपल जैसे नाम से ही पता है, ट्रिपल बॉटम लाइन 3 पिलर है, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन। अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो आपको 3 पिलर फॉलो करने पड़ेंगे। वो 3 पिलर क्या है? 3P। 3P क्या है? पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। पीपल, प्रॉफिट, प्लानिट, आप इसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते। पीपल का मतलब होता है सोशल, हमें सोशली सबकी हेल्प करनी है। फेयर एंड बेनिफिशियल प्रैक्टिस टुवार्ड्स लेबर एंड अटैच कम्युनिटी। हमसे जितने भी जुड़े स्टेक होल्डर हैं, हम उन सब के बारे में सोच रहे हैं कि हम उनके साथ में फेयर रहे, उनके साथ में कुछ भी गलत ना करें। फिर प्लानिट, प्लानिट का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि हम इन्वायरमेंट को लॉस पहुँचाए तो हम उसको ऑफसेट भी कर दें, ठीक है। फिर प्रॉफिट, हमें अपनी वैल्यू एडिशन भी तो करनी है ना डे बाय डे, तभी तो हम दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। उसका मतलब हो गया इकोनॉमिक। यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन 3 चीज़ों पर फोकस करती है, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल। उसको ट्रिपल पी भी बोलते हैं, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट, ठीक है। डन दोस्तों, ये आपका
कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का आएगा एग्जाम में आपके, और ये पूछा ही जाता है, 2-4 अटैम्प्ट छोड़ के आते ही रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।